हेलो स्टूडेंट्स। एक बार फिर आपके इंटरनेशनल रिलेशंस के पेपर के लिए मैं आपसे जुड़ रही हूँ। पिछली क्लासेस में मैंने आपको बताने की कोशिश की थी कि किस तरह द्वितीय विश्व युद्ध, सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब ख़त्म हुआ और उसके बाद किस तरह की परिस्थितियाँ इस अंतर्राष्ट्रीय जगत में आईं, और हमने समझा कि कैसे 1945 के बाद जो विश्व की परिस्थितियां हैं उनको कोल्ड वॉर कहा जाता है। एक शीत युद्ध की स्थितियां अगले 50 वर्षों तक इस दुनिया में बनी, और इस शीत युद्ध में विश्व जो था वो दो खेमों में बट गया। एक तरफ पूर्वी खेमा था जिसका कि नेतृत्व यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक नामक देश कर रहा था, और दूसरी तरफ एक पश्चिमी खेमा था जिसके की नेता जो था या जो उसकी लीडरशिप थी जो थी वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के हाथ में थी। ये जो जिसको हम शीत युद्ध कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय जगत का एक तरह से जिसे हम कहें एक डिफाइनिंग चीज़ जो थी कि अगर अंतर्राष्ट्रीय जगत की या अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को हम किसी एक उसमें कहें तो वो ये शीत युद्ध के नाम से ही जाना जाता है। और अब इन क्लासेस में, आने वाली क्लासेस में मैं आपको बताने की जो मेरा जो पूरा पॉइंट है वो ये है कि किस तरह इन दो महाशक्तियों के बीच के जो संबंध थे उन्होंने पूरे विश्व के जो विभिन्न देशों के संबंध थे उनको आपस में प्रभावित किया, उनको परिभाषित किया। कैसे जो सामूहिक सुरक्षा जिसका महत्व विश्व के देशों ने बहुत ज़्यादा महत्व महसूस किया था, और उस सामूहिक सुरक्षा के हिसाब से जो यूनाइटेड नेशंस बनाया गया था, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की थी, किस तरह से इन दो देशों के मध्य के जो संबंध थे वे उस पर भी हावी रहे। बच्चों, खास बात यह है कि इन 50 वर्षों के इतिहास को हम ये नहीं कह सकते कि शीत युद्ध की जो तीव्रता थी या इन दोनों के बीच जो संबंध थे वो बिल्कुल एक तरह से रहे। इन संबंधों में लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिलते थे। कभी कभी लगता था कि संबंधों की स्थितियां बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई हैं, और कुछ जो स्कॉलर्स थे वो तो मानते थे कि अब किसी भी समय दुनिया को एक अगले विश्व युद्ध के लिए तैयार रहना चाहिए। लेकिन कुछ ऐसा भी समय आता था जब इसमें कुछ शिथिलता आ जाती थी जिसको कि देता कहा जाता है। हम उसके बारे में भी थोड़े समय में पढ़ेंगे। तो इसलिए उस हिसाब से शीत युद्ध के जो पूरा 1945 से लगभग 1989-90 तक का जो समय माना जाता है उसको विभिन्न कालखंडों में पढ़कर हम पढ़ने की कोशिश करते हैं, तो हम ज़्यादा अच्छी तरह से उसको समझ पाते हैं। और इसी उद्देश्य से आज मैं जिस पीरियड की आपसे बात कर रही हूँ वो है 1945 टू 1953 का। 45 बच्चों वो ईयर जिसमें कि द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ, और जैसा कि मैंने आपको पिछली क्लास में कहा था, यूरोसेंट्रिज्म ख़त्म हुआ। विश्व जो है अंतर्राष्ट्रीय जगत अब केवल यूरोप नहीं था, एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका के बहुत सारे देश यहाँ आ गए थे। और अब तो इस काल में, इस कालखंड में ख़ास तौर पर ऐसी कौन सी डिफाइनिंग चीज़ें थी जिन्होंने कि शीत युद्ध को समझने के लिए हम जिनको समझना आवश्यक है, आज की क्लास में हम वही डिस्कस करेंगे। मैं कुछ कॉन्सेप्ट्स आपको आज समझाऊंगी जो कि इस कालखंड से संबंध में बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं शीत युद्ध को समझने के लिए। और कई बार ऐसा भी होता है कि इनमें स्पेसिफिकली आपको सवाल भी पूछ लिया जाता है कि आप उदाहरण के लिए समझाइए कि बर्लिन ब्लॉकेड क्या था, या फिर आप बताइए कि कंटेनमेंट का अर्थ क्या था, या ट्रूमन डॉक्ट्रिन क्या थी। मेरी जो आज की क्लास है वो इन्हीं सब को लेकर है। मैंने आपसे कहा था कि जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो उसके बाद बहुत सारी कॉन्फ्रेंसेस हुई जिसमें कि जो विजयी शक्तियां थी, जो अलाइड पावर्स थे, मित्र देश थे, उनके जो इम्पोर्टेंट कंट्रीज़ थे, जिसमें कि जो इम्पोर्टेंट ख़ास तौर पर यूएसए, यूएसएसआर और यूके, ये तीन जो कंट्रीज़ थे ये बहुत ज़्यादा डिफ़ाइन करना चाहते थे कि आने वाले समय में जो वर्ल्ड है उसको हम किस तरह से
ऑर्गेनाइज़ करेंगे, किस तरह की परिस्थितियाँ रहेंगी, और इसको लेके काफ़ी कॉन्फ्रेंसेस हुई। और ये कॉन्फ्रेंसेस बहुत इम्पॉर्टेंट मानी जाती हैं, और मैं ख़ास तौर पर आज इनको बहुत स्पेसिफिकली आपको पॉइंट आउट कर रही हूँ, जिससे कि आप इस कई बार क्वेश्चंस भी पूछ लिए जाते हैं। तो देखिए, सबसे पहली थी तेहरान की कॉन्फ्रेंस, तेहरान कॉन्फ्रेंस जो कि 1943 में हुई थी। उसके बाद याल्टा कॉन्फ्रेंस 1945, और पोट्सडेम कॉन्फ्रेंस जो कि हुई थी 1945 में। तो ये तीन जो कॉन्फ्रेंसेस हैं, ये इस लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण हैं कि इन कॉन्फ्रेंसेस में यूएसए, यूएसएसआर और यूके, इनके जो लीडर्स थे, जिसमें कि विंस्टन चर्चिल जो कि यूके के प्राइम मिनिस्टर थे, जोसेफ स्टालिन जो कि यूएसएसआर के प्रीमियर थे, और फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट जो प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए थे, ये तीनों मिले। और इन तीनों ने अपने अपने देशों की जो कुछ भी रणनीति थी, या अपने अपने जो देशों का स्टैंड था पोस्ट वॉर यूरोप को रीऑर्गेनाइज करने का, इसको लेके वे मिले और आपसी डिस्कशन चले, और ये कोशिश की गई कि वो लोग एक कंसेंसस पर पहुँचे कि अकॉर्डिंगली यूरोप जो कि अब तक सेंटर पॉइंट था रहा था, जिसमें ख़ास तौर पर जर्मनी जो कि सेंट्रल यूरोप में स्थित था, उसको किस तरह से टैकल किया जाए कि फिर से ऐसी परिस्थितियां ना पैदा हों कि कोई युद्ध की स्थिति आए। तो बच्चों, ये तीन कॉन्फ्रेंसेस बहुत इम्पॉर्टेंट मानी जाती हैं इस लिहाज से, और मैं जिन नेताओं के नाम गिना रही हूँ उनको भी आप ध्यान रखें, क्योंकि ये बहुत बड़े मतलब बहुत इन्फ्लुएंशियल लीडर्स थे। और कुछ स्कॉलर्स का मानना तो यह भी है कि शीत युद्ध को यदि हम इन लीडर्स के बीच की एक पर्सनल राइवलरी माने, तो भी वो कहीं ना कहीं गलत नहीं होगा। विंस्टन चर्चिल जो यूके के प्राइम मिनिस्टर थे, बहुत बड़े स्टेट्समैन माने जाते हैं, बहुत बड़े लिटरेटियर माने जाते हैं, एकेडमिशियन माने जाते हैं, और उनका अपना एक विजन था पूरे वर्ल्ड को लेके। जोसेफ स्टालिन जो यूएसएसआर के थे प्रीमियर उस समय, जो कि कम्युनिस्ट पार्टी के सबसे महत्वपूर्ण नेता थे, और जो उनका जो विरोधी गुट है उसका तो कहना ये है लगातार कि एक बहुत बड़े डिक्टेटर थे, एक तानाशाह थे, जिन्होंने कि अपने देश में भी किसी भी प्रकार की अगर विरोध के स्वर उनके खिलाफ खड़े हुए तो उनको दबा दिया। तो इन नामों को भी आपको जानना बहुत ज़रूरी है, रूजवेल्ट, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, क्योंकि कहा जाता है कि ये देश, ये जो नेता जब आते थे कॉन्फ्रेंस में, तो न केवल वो अपने देश को रिप्रेजेंट कर रहे होते थे, लेकिन उनके खुद के जो पर्सनल एम्बिशंस थे वो भी कहीं ना कहीं इन सारे प्रोसीडिंग्स में, इन सारे डेलिब्रेशंस में, जो कुछ भी डिस्कशंस होता था उसमें उनका बहुत प्रभाव पड़ता था। हम आ जाए, थोड़ा सा आपको शायद रेपिटेशन लगे, लेकिन आपके लिए समझना इन तारीखों को, इन नामों को ज़रूरी है। जर्मनी ने 8 मई 1945 को सरेंडर कर दिया, और उसके साथ जो वॉर है वो ख़त्म हो गया। और इसी दौरान फ्रैंकलिन रूजवेल्ट की जगह पोट्सडेम कॉन्फ्रेंस में हेनरी ट्रूमैन अमेरिका के नेता हो गए थे, क्योंकि रूजवेल्ट की 12 अप्रैल 1945 को डेथ हो गई। और इधर चर्चिल जो है वो अपने देश में चुनाव में हार गए थे, और उनकी बजाय क्लेमेंट एटली जो है वो ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर बन गए थे। लेकिन आप एक बात देखिए कि जो पिछले नेताओं की बजाय जो नेता आ रहे थे, उन्होंने भी चीज़ों को ईज आउट करने में कोई बहुत मदद नहीं करी। और ये कहा जाता है कि पोट्सडेम में याल्टा की तुलना में और भी कहीं ज़्यादा बहुत टेंस एटमॉस्फेयर था, और ख़ास तौर पर टेंस इसीलिए था क्योंकि जो रेड आर्मी थी, जो सोवियत संघ की जो कही जाती थी, लाल रंग को हमेशा कम्युनिज्म से जोड़ा जाता है, उन्होंने जो ईस्टर्न पार्ट ऑफ जर्मनी थी, जो उसका पूर्वी भाग था जो कि रूस की तरफ पड़ता था, उसमें काफ़ी कुछ उसको ऑक्यूपाई कर लिया था। और न सिर्फ जर्मनी बल्कि ईस्टर्न यूरोप के जो बहुत सारे कंट्रीज़ थे, जैसा कि मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था, उन सब में स्टालिन ने जो भी कम्युनिस्ट ग्रुप्स थे उनका सपोर्ट किया, और इन कंट्रीज़ में जो है वो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट्स इस्टेब्लिश हो गई थी। और इसी बात से जो वेस्टर्न कंट्रीज़ थी, जिनका की नेतृत्व जो है वो
अमेरिका कर रहा था, वो बहुत ज़्यादा आशंकित हो गए थे। लेकिन इसके बावजूद, इन सारे एक दूसरे के प्रति संदेहों के बावजूद काफ़ी कुछ चीज़ों पर सहमति बनी, जिसमें ख़ास तौर पर कंप्लीट डिज़ार्मामेंट ऑफ जर्मनी की, उनको पूरी तरह से हथियारों से उनके हथियार छीन लिए जाएं, और जो नेशनल सोशलिस्ट पार्टी, जो हिटलर की पार्टी थी जिन्होंने उनको लीड किया था, उसे पूरी तरह डिसबैंड कर दिया जाए, ख़त्म कर दिया जाए, और जो युद्ध के अपराधी माने गए उन पे मुकदमे चलाए जाएं। इन सब बातों को लेकर उनमें एक सहमति बनी। और ख़ास तौर पर आप देखिए, जो विशेष बात है बर्लिन ब्लॉकेड का, इसीलिए बहुत महत्व है, मैं धीरे धीरे उसी पर आ रही हूँ, कि ये जो मित्र राष्ट्र थे, इन्होंने जर्मनी में अपने आप को स्थापित करना शुरू कर दिया। जर्मनी के हिस्से कर दिए गए। जो अमेरिकन्स थे वो उसके दक्षिणी भाग में थे, जो ब्रिटिश थे वो वेस्ट और नॉर्थ में, फ्रांस साउथ वेस्ट में, और सोवियत संघ वाले जो थे, यूएसएसआर वाले, वो सेंट्रल जर्मनी को उन्होंने ऑक्यूपाई कर लिया था। उसका कुछ भाग जो है वो पोलैंड के अंडर में भी था। पोलैंड में भी कम्युनिस्ट सरकार थी, तो अगर देखा जाए तो एक तरह से यूएसएसआर के सपोर्ट वाली सरकार थी, तो उस पर यूएसएसआर का ही डोमिनेशन रहा। और ये सब एरियाज ऑक्यूपाई करने के बाद एक इंटर अलाइड कंट्रोल काउंसिल बनाई गई, और एक अलाइड कमांड डे ट्यूरा नाम से, और उसके तहत पूरे जर्मनी के जो नियंत्रण था उसको रख दिया गया। और यूनाइटेड स्टेट्स ने कहा 1946 में, यूएसए ने 1947 में, कि क्यों ना एक इकोनॉमिक प्लान बनाया जाए इन सारे जोन्स को जिनको इन लोगों ने ऑक्यूपाई कर रखा था, इनको फिर से खड़े करने के लिए। लेकिन फ्रांस और सोवियत यूनियन ने कुछ विरोध किया, तो ब्रिटिश और अमेरिकन जो थे वो इकट्ठे हो गए, और उन्होंने अपने अंडर में जो कंट्रोल में जो कंट्रीज़ थे उनको मिला लिया। धीरे धीरे फ्रांस भी उनके कंट्रोल में आ गया, और इस पूरे जो तीनों इकट्ठे हुए, उसको पहले तो बायजोन, बाय यानी दो इकट्ठे जो हुए थे, इसलिए बाय जोन कहा गया, और फिर चूंकि तीन देश इकट्ठे हो गए थे तो वो ट्राइजोन बना। और ऐसा करने से जो आप समझ सकते हैं कि जो इंटर अलाइड कंट्रोल काउंसिल बनाई गई थी, उसका तो कोई महत्व रह ही नहीं गया था। अब यहाँ से शुरू होती है जिसको कि इतिहास में बर्लिन ब्लॉकेड के नाम से जाना जाता है। ब्लॉकेड का जो किस्सा है वो कई बार आपको एग्जाम्स में शॉर्ट नोट्स में पूछ लिया जाता है। और बर्लिन ब्लॉकेड इसीलिए महत्वपूर्ण है कि किस तरह से ये जो सारे देश, जो कि कुल मिला के द्वितीय विश्व युद्ध एक तरफ से लड़े थे, यूनाइटेड होकर लड़े थे, लेकिन यहाँ पर इनमें आपस में बहुत ज़बरदस्त टकराहट होती है। और उसका पहला जो उदाहरण देखने को मिलता है वो जर्मनी में मिलता है, और जर्मनी जो है वही बल्कि एक सेंटर स्टेज बन जाता है। कुछ जो घटनाक्रम है वो इस तरह से रहा कि जो ब्रिटिश और अमरीकी थे, ब्रिटेन और अमेरिका, उन्होंने जर्मन इकोनॉमी को बेहतर करने के लिए एक नई करेंसी को इंट्रोड्यूस किया। लेकिन जो यूएसएसआर था वो कहीं पर भी इस से बहुत खुश नहीं था, और उन लोगों ने जो ईस्टर्न जोन उनके कमांड में था उस पर पूरा अपना कंट्रोल कर रखा था। और ऐसे में जब जब नई करेंसी इंट्रोड्यूस हुई तो वो थोड़े बहुत आशंकित हो गए। उन्हें लगा कि ब्रिटेन और अमेरिका जो है वो हावी होने की कोशिश कर रहे हैं, और बर्लिन लेकिन जो कि जर्मनी के मध्य में स्थित था वो सोवियत संघ के कंट्रोल में था। और यूएसएसआर को महसूस हुआ कि उसे बिना कॉन्फिडेंस में लिए ये सब काम किए गए, और ऐसे में उन्होंने 24 जून 1948 को ये जो पश्चिमी एरियाज थे बर्लिन के, इनको पूरी तरह से ब्लॉकेड कर दिया, यानी कि पूरी तरह से एक तरह का बैरियर लगा दिया। किसी भी प्रकार का वस्तुओं का आवागमन, व्यक्तियों का आवागमन, सब कुछ वहाँ पर रोक दिया गया। एक तरह से जो यूएसए और
जो ब्रिटेन और फ्रांस वगैरह की जो कोशिश थी अपने स्तर पर चीज़ों को रिवाइव करने के लिए, बेसिकली उस को रोकने के लिए सोवियत संघ ने ये कहा कि किसी भी तरह से कोई भी सप्लाई उस एरिया में न जाए, जिससे कि अपने आप वो जिस करेंसी की बात कर रहे हैं या जो कुछ भी वो और प्रोग्राम्स लाने की कोशिश कर रहे हैं वो किसी भी तरह से संभव ना हो पाए। और जो फूड सप्लाईज थी वो रोक दी गई, बिजली रोक दी गई, और ऐसे में अमेरिका ने जो है वो बहुत एक्ट किया और उन्होंने काउंटर मेजर किया और उन्होंने वहाँ पर एयर के द्वारा वायुसेना की मदद से एक तरह से यूएसएसआर को नीचा दिखाते हुए इस ब्लॉकेड को तोड़ने की कोशिश की। तो वर्चुअली आमने सामने सेनाएं थी। एक तरफ की यूएसएसआर की जो सेना है वो ब्लॉकेड लगा के पूरे जो वेस्टर्न कंट्रीज़ थी, ब्रिटेन, यूएसए, फ्रांस, इन लोगों के जो कुछ भी एफर्ट्स थे या जो कुछ भी प्लानिंग थी उसको थ्वाट करने की कोशिश कर रही है। और दूसरी तरफ सोवियत संघ है, और जब वो ऐसा करते हैं तो उसको एक चैलेंज के तौर पर लिया जाता है और अमेरिका एक तरह से जता देता है कि तुम क्या समझते हो, हम इस ब्लॉकेड को तोड़ नहीं सकते, हमारे पास पूरे संसाधन हैं, हमारे पूरी तकनीक है। और उन्होंने एयर के माध्यम से, वायुसेना के माध्यम से, कि अगर ज़मीन से नहीं जाने दिया जाएगा तो हम एयर ड्रॉप करके उन एरियाज़ में सप्लाई पहुंचाएंगे। एक तरह से एक चैलेंज रख दिया था उनके सामने। और अब ये तय हो गया था कि किसी भी प्रकार से जर्मनी या तो कोई एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन ढूंढा जाए, वरना संबंधों की स्थितियां बहुत ख़राब हो जाएंगी। और इसीलिए एक तरह से मतलब एक, जिसे हम कहते हैं, एक मिडिल पाथ निकाला गया। और जो जर्मनी का जो कंट्री था, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि उसका विभाजन कर दिया गया और वहाँ पर 2 म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशंस बन गए। और एक तरफ जो ईस्ट वाला हिस्सा था उसमें जो कम्युनिस्ट सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी थी उसका कंट्रोल स्थापित हो गया। और जो वेस्टर्न पार्ट था उसमें जो वेस्टर्न सिस्टम की जो गवर्नमेंट्स थी वो इस्टेब्लिश हो गई। और इस तरह से जो बर्लिन जो था वो डिवाइड हो गया, वहाँ पर एक दीवार बना दी गई डिवाइड करते हुए कि एक तरफ पूर्वी जर्मनी है और एक तरफ पश्चिमी जर्मनी है। और जर्मनी के विभाजन से एक तरह से, जिसे कहा जाता है कि एक दीवार बन गई, एक आयरन कर्टन जिससे कहा गया, मैं उस पर भी आऊँगी कि किस तरह से अब इन दोनों जो ध्रुव बन गए हैं या जो 2 पक्ष हैं इनके बीच में किसी भी प्रकार की कोई साम्यता नहीं संभव है। और 2 ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी नाम के 2 अलग देश बन गए। मैंने आपके लिए एक मैप यहाँ बनाया है, आप यहाँ देख सकते हैं कि ये जर्मनी है और ये जो काली लाइन है ये कहीं ना कहीं आपको ये बता रही है कि इस काली लाइन के जो वेस्ट में हिस्से पड़ रहे हैं वो तो सारे लिबरल डेमोक्रेटिक सिस्टम्स हैं, और इसके जो ईस्ट में हिस्से हैं, इसके जो पूर्व में पड़ रहे हैं, वो यूएसएसआर जो कंट्री है उसके सपोर्ट वाले कंट्रीज़ हैं। वहाँ पर उसी आइडियोलॉजी की सरकारें हैं। उदाहरण के लिए पोलैंड है, इधर रोमानिया है, इधर हंगरी है, चेकोस्लोवाकिया है, बल्गारिया है। देखिए ये सारे कंट्रीज़ हैं। टर्की, यहाँ आपको टर्की दिख रहा है, यहाँ अल्बानिया है, इन पर हम बाद में आएंगे। इनका भी ग्रीस वगैरह, इनकी क्या स्थिति रही ये भी अभी हम धीरे धीरे समझने की कोशिश करेंगे। पर मोटा मोटी ये जो काली रेखा आप देख रहे हैं, इससे ईस्टर्न ब्लॉक और वेस्टर्न ब्लॉक की जो एक बाउंड्री वॉल है एक तरह से वो बन गई है। ये ऊपर यहाँ तक जाती है, जिसमें नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड जो हैं वो भी एक तरह से कहीं ना कहीं पश्चिमी गुट की तरफ उनका झुकाव था। हालांकि उनमें से कुछ कंट्रीज़ जो हैं वो न्यूट्रल होना अपना क्लेम करते हैं। तो कुल मिला के ये स्थिति आप देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध ख़त्म होते होते संबंधों की स्थितियाँ ये बन गई थी और और कोल्ड वॉर, शीत युद्ध की शुरुआत हो चुकी थी।
आगे की क्लास में हम जो दूसरे कॉन्सेप्ट्स हैं उनको थोड़ा सा समझेंगे। थैंक यू।